हेलो एवरीवन, मैं हूं गोलू सर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिलाइट स्पोकन इंग्लिश में। आशा करता हूं कि आपने मेरे पूरे वीडियोस को देखा है और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर ग्रामर सेक्शंस का क्वेश्चन कराइए, इसलिए मैं आज आपके लिए वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जो लोग भी हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वे उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने पोइट्री सेक्शंस को पूरा कंप्लीट करा दिया है और प्रो सेक्शंस के भी कुछ चैप्टर्स को मैंने उसमें कवर किया है। उसके बाद कुछ आप लोगों का कमेंट था कि सर बुक से और ग्रामर दोनों से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाइए जिससे हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो मैंने अब आज आपके लिए वॉइस के कुछ क्वेश्चंस लाया है और देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। जो लोग क्लास में अगर अटेंड किए होंगे मेरे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, या फिर जो नहीं भी किए हैं वो भी मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी आसानी से कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो इसमें क्या आपको समस्या होती है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपको वीडियोस इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए वो भी बताएं, इंग्लिश में चाहिए या फिर अभी जैसे चल रहा है वैसे कैसे आपको चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं बिना किसी देर किए हुए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही हैड रिटन अ लेटर। आपको पता है कि वॉइस में जब भी अगर हमें देखने को क्वेश्चन मिलते हैं एग्जामिनेशन में तो वो दो टाइप्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, या तो एक्टिव टू पैसिव देता है या पैसिव टू एक्टिव भी दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक्टिव टू पैसिव ही देगा, पैसिव टू एक्टिव भी दे देगा तो भी आप आसानी से उसको बनाएंगे। उसको हम लोग देखेंगे उसको भी आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव देखेंगे कि एक्टिव टू पैसिव हम लोग कैसे उसको बनाएं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे आपको टेंस और सेंटेंस ये ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में है और कौन से सेंटेंस में है। पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव करने के लिए मैक्सिमम हम 3 सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जो कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव और अधिकांश क्वेश्चन जो है वो टेंस से ही पूछा जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंस का मैं चार्ट एक कल प्रोवाइड कराऊँगा, उसको अगर आप देख लेते हैं तो आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, वो भी 5 सेकंड के अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 5 सेकंड्स। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ही हैड रिटन अ लेटर। तो आपको पता है कि एक्टिव में से पैसिव करते समय हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है। ये पहचानना होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को बनाना होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। पहला है अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रोट बाय हिम, नन ऑफ दिस। तो यहाँ सबसे फर्स्ट आप 5 सेकंड के अंदर कैसे आप उसे बना लेंगे ये देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें देखना होगा कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। क्योंकि मेन वर्ब सारे टेंसेज में सेम रहता है, इसलिए हमें मेन वर्ब को नहीं देखना है, मेन देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर आपने पहचान लिया तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो एक्टिव से पैसिव में करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड और बिन का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, लग रहा है सही है। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रोट बाय हिम, नन ऑफ दिस। तो चूंकि हैड बीन होगा ये 2 ऑप्शन आपका होगा नहीं, जब एक ऑप्शन हमको सही मिल रहा है तो डी वाला हमारा नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, लेट हिम डू दिस वर्क। यह क्वेश्चन जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस से लिया गया है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन का बोध कराते हैं हम लोग। तो उन सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे। तो अभी फर्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी अगर कोई क्वेश्चन लेट से शुरू होता है तो उसका आंसर भी हम लोग लेट से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन आ चुका है, देखते हैं इसमें से कौन सा होगा। तो चूँकि लेट से क्वेश्चन जब शुरू होगा तो लेट से ही आंसर स्टार्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट आंसर जो है वो दिस से स्टार्ट किया गया, दिस वर्क लेट डन बाय हिम। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। लेट दिस टास्क डन बाय हिम मी। अब यहाँ हिम दिया है और वर्क दिया है, तो यहाँ टास्क हो गया है और मी हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लेट से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, लेकिन ये दिस वर्क से शुरू हुआ है, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। एक बचा है बस लास्ट, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, जो बिल्कुल इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। सिट डाउन, ये अगला सेंटेंस हम लोगों का इंपरेटिव सेंटेंस से ही लिया गया है और इसमें हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो जब भी ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है और वो इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसमें हम लोग
यू आर ऑर्डर टू से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन है, सेकंड ऑप्शन यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन है, थर्ड यू आर टोल्ड टू सिट डाउन है और नन ऑफ दिस है। तो हमने अभी बताया कि जब भी ऑर्डर होगा और उसमें इंट्रांजेटिव वर्ब होगा तो वो यू आर ऑर्डर टू से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला है डिड ही बाई अ कार। ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत होती है। इसमें कोई हमें ज़रूरत नहीं है, वो सबके लिए अलग अलग रूल होता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उस टेंस जिस टेंस में रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब को ही बस पहले रख लेना होता है। तो यहाँ देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें मिला है। अब यहाँ पे एक कार है तो एक कार के अकॉर्डिंग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे अ कार है तो अ कार के लिए हम लोग वाज लगाएंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमको सही दिख रहा है, अ कार वाज बॉट बाय हिम। क्योंकि डिड दे दिया है तो डिड वाला ऑप्शन होगा नहीं, तो ये दो हमारा ऐसे ही कट गया। और एक ऑप्शन आपका बचा वर, तो अ कार के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। जो भी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे ताकि आपको जब भी अगर क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से बना लें। सीता वॉज रीडिंग द गीता। अब यहाँ द गीता कोई लड़की का नाम नहीं है बल्कि हमारा एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। तो वहाँ पे सीता गीता पढ़ रही थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड और बिंग लगाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है। द गीता वाज बिंग रीड बाय सीता, ऑप्शन तो सही लग रहा है। गीता वाज बिंग रीड बाय द, यहाँ द गीता नहीं है, केवल गीता है जो कि एक नेम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। द गीता वर बिंग रीड बाय सीता, अब चूंकि द गीता सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है इसलिए ये भी ऑप्शन आपको गलत लगता है। और डी वाला ऑप्शन देखते हैं द गीता वाज, अब यहाँ बिंग नहीं लगाया, पास्ट कंटिन्यूअस में हमें बिंग लगाना है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। अगला देखते हैं ही हैड रिटन अ पोएम। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोगों का हैड बीन लगता है। तो यहाँ देखते हैं अ पोएम हैज़ रिटन बाय हिम, गलत ऑप्शन है। अ पोएम हैड रिटन बाय हिम, हैड तो लिया है लेकिन बिन नहीं लिया है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अ पोएम हैड बीन रिटन बाय हिम, ये लग रहा है कि सही ऑप्शन होगा। और चौथा ऑप्शन जो है अ पोएम हैज़ बीन, तो हैज़ बीन नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई मस्ट हेल्प हिम, इसमें हमारा मॉडल वर्ब से लिया गया है। तो मॉडल वर्ब में कोई भी आता है तो उसमें हम लोग बस बी लगा देते हैं और उसका आंसर सही हो जाता है। तो ही मस्ट हेल्प्ड बाय मी, इसमें बी नहीं लगाया है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आई मस्ट हेल्प हिम, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मॉडल वर्ब में बी नहीं दिया है। थर्ड है ही मस्ट गेट हेल्प फ्रॉम मी, तो यहाँ ऐसे फ्रॉम का ही नहीं लगाते हम लोग पैसिव वॉइस में, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और दूसरा आप इसके हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान सकते हैं कि मस्ट के साथ बी नहीं लगाया है। चौथा ऑप्शन है ही मस्ट बी हेल्प बाय मी, ये सही दिख रहा है 100%, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही कैन स्पीक फ्रेंच, बिल्कुल ये भी हमारा मॉडल वर्ब से ही है तो कैन के साथ हम लोग बी लगाएंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो फ्रेंच कैन स्पोकन बाय हिम, इसमें बी नहीं लगाया इसलिए गलत है। फ्रेंच कैन बी स्पोकन बाय हिम, लग रहा है कि सही है। फ्रेंच कैन बी स्पोक बाय हिम, देखिए दो ऑप्शन आपको हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे। अब यहाँ ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये भी आपको लगेगा कि फ्रेंच कैन बी, केवल मॉडल वर्ब को आप देख के लगा देंगे तो आपका गलत होगा। पूरे सेंटेंस को हम जरूर पढ़ेंगे। कोई भी सेंटेंस अगर दो ऑप्शन आपको एक सिमिलर मिलेंगे और दो बिल्कुल लगेगा कि नहीं हो सकता, तो यहाँ कैन है और इसमें चौथा ऑप्शन में आपको कुड दे दिया तो ये दो कट गया, लेकिन बी और सी वाला ऑप्शन में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। थोड़ा सा कोई मिस्टेक की अगर पूरा नहीं ध्यान दिए तो उनका गलत हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है नो बॉडी कैन कैच हिम, ये भी हमारा मॉडल वर्ब से है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो निगेटिव है। मीन्स ये सब्जेक्ट निगेटिव है तो हमारा सेंटेंस भी जो होगा आंसर वाला वो भी निगेटिव होगा। चूँकि कैन के बाद नॉट नहीं है लेकिन आपको आंसर में नॉट देखने को मिलेगा, तो वो कहाँ से नॉट आया, तो चूँकि जब नो बॉडी होता है तो नो बॉडी को हम लोग सब्जेक्ट को हटा देते हैं, मतलब बाई प्लस एजेंट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि नो बॉडी जब हटेगा तो सब्जेक्ट हमारा जब निगेटिव था तो सेंटेंस हमारा निगेटिव था, और नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जब नो बॉडी हटा देंगे हम लोग आंसर में तो वहाँ पे सेंटेंस जो होगा वो अफर्मेटिव हो जाएगा, इसलिए हमारा नॉट लगाना जरूरी है। तो हम लोग को जो भी ऑप्शन मिलेगा वो इसमें नॉट लगा के मिलेगा।
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों नॉट लगा है। तो ही ऑब्जेक्ट है तो ही सब में सब्जेक्ट होगा, तो बिल्कुल चारों ऑप्शन में हमको ही सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कैन है तो कैन नॉट सब में दिख रहा है, दो में ऑप्शन में कुड कुड दिख रहा है, तो सी और डी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, हट जाएगा। बस 50-50 अब बच गया। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होगा। तो ही कैन नॉट बी कॉट, पहला ऑप्शन में दिया ही कैन नॉट बी कॉट और बी वाले में दिया ही कैन नॉट कॉट, तो मॉडल वर्ब के साथ बी नहीं लगाया, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ए होगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि जो भी क्वेश्चन है, लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला है, उन क्वेश्चन वे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप उसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि उन क्वेश्चन को भी आप देख सकें। अगला है देयर इज़ नो बुक टू रीड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा लगभग इस टाइप के क्वेश्चन आपको एडवांस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान दें कि जब भी अगर कोई क्वेश्चन देयर से होगा, इंट्रोडक्टरी देयर से होगा, तो वहाँ पे हम लोग देयर का देयर ही लिखते हैं ऑप्शन में। इसमें क्वाइट इजी तरीके से आप पहचान लीजिएगा कि 2+B1 के पहले अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा तो इन्फिनेटिव 2+B1 के पहले जितना रहेगा वो सब हम लोग सेम का सेम लिख देंगे। उसके बाद उसमें टू बी लगा के और वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। जैसे देयर इज़ नो बुक है तो देयर इज़ नो बुक तक हम लोग पूरा का पूरा लिखेंगे। तो ये टू बी से पहला स्टार्ट किया है, गलत है। दूसरा भी टू बी से स्टार्ट किया इसलिए गलत है। और मैंने बताया भाई कि दो क्वेश्चन जो है वो आपको दो ऑप्शन जो है आपको सेम का सेम मिलेगा और बाकी जो है आपका दो ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपको अलग मिला तो इसको हटा दीजिए। सी और डी में से अब हमको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं दोनों में देयर इज़ नो बुक तक तो दिया है, क्योंकि हमें वहाँ तक तो सब में लिखना है। जब भी अगर देयर से स्टार्ट होगा और इन्फिनेटिव आएगा तो हम लोग पूरा का पूरा वहाँ तक लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में बस केवल टू रीड दे दिया है तो वो हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी इन्फिनेटिव वाले रूल पढ़े होंगे तो इसमें हमको बी लगाना होता है और डी वाले ऑप्शन में आपको टू बी लगाया है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश। जिस प्रकार से हमने देयर वाला सेंटेंस देखा ठीक उसी प्रकार से हमारा इट से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा तो 2+B1 के पहले तक जितना भी रहेगा वो मतलब इट इज़ टाइम से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो हम लोग 2+B1 मतलब इन्फिनेटिव के पहले जो भी रहेगा उसको हम लोग सेम सेम लिखेंगे। तो इट इज़ टाइम तक हमारे सारे ऑप्शन में आना चाहिए। तो इट इज़ टाइम देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन में आपको मिलेगा देखने को, तो वहाँ तक तो रहेगा। अभी इसमें ऑब्जेक्ट है तो जब भी इट इज़ टाइम रहेगा तो उसके बाद हम लोग फॉर लगा के और तब ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश। इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में है इट इज़ टाइम, फॉर लगा के नहीं दिया तो ये ऑप्शन गलत है। बी वाला दिया इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव देगा तो 2+B1 के जगह पे टू बी लगाते हैं तब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी आपको गलत है। और हम लोग का डी वाला ऑप्शन जो है इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड लग रहा है सही है। इट इज़ टाइम टू बी लर्न इंग्लिश गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। स्विच ऑन द कूलर, यहाँ पे सो सिंपल है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस से लिया गया है और इसमें भी हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं। तो जब भी ऑर्डर देते हैं तो वो टू टाइप से होता है, एक हमारा ट्रांजेटिव वर्ब होता है या एक हमारा इंट्रांजेटिव वर्ब है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको बनाते हैं। अगर ट्रांजेटिव वर्ब होता है तो लेट से शुरू करते हैं, इंट्रांजेटिव वर्ब होता है तो यू आर ऑर्डर्ड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्विच ऑन द कूलर है, इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजेटिव वर्ब होगा। तो ये सेंटेंस जो शुरू होगा वो हमारा लेट से शुरू होगा। इसमें देखिए कि बी वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन में लेट है, सी वाले बी वाले में नहीं है, सी वाले में लेट है और डी वाले में लेट है, तो बी वाला को हम हटा देते हैं ताकि वो होगा ही नहीं। तब इसमें देखते हैं कि लेट और द कूलर है, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको द कूलर नहीं दिया गया, तो ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया, ए और बी ऑप्शन आपका हट गया। अब हमको सी और डी में से ही सेलेक्ट करना है। डी वाले ऑप्शन में सी वाले ऑप्शन में भी आपको द कूलर नहीं है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका बच जाता है लेट द कूलर बी स्विच्ड ऑन, और बिल्कुल ये करेक्ट है, इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट सेंटेंस है हु टॉट यू इंग्लिश। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा वो टू टाइप से आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं। यहाँ पे जब भी अगर हु से स्टार्ट होगा तो हु वाले सेंटेंसेस को हम लोग टू टाइप से बनाते हैं, एक को बाई होम से बदलते हैं या फिर एक को हु से भी स्टार्ट करते हैं लेकिन लास्ट में हम लोग बाई लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमें ऑप्शन मिलता है कि बिल्कुल यहाँ हु को बाई होम में बदला गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है
वो बाई हु बदला है, तो बाई के साथ केवल हु नहीं लगाएंगे, बाई जब भी शुरू में रहेगा तो हम लोग बाई होम में बदलते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन जो है बाई विच दे दिया है, तो हु है तो हु को हम लोग विच में नहीं बदलते, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और हु टॉट यू इंग्लिश है, तो बाई होम। अब यहाँ जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हम लोग हेल्पिंग वर्ब देते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, अब सी वाला और डी वाला थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है, दोनों में सिमिलरिटी है। अब यहाँ पे वही कौन सा करेक्ट है ये हमें जानना होगा। वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपका छोटा सा गलती आपका 1 नंबर ले सकता है। तो देखते हैं, तो बाई होम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए होम के बाद, लेकिन नहीं है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। डी वाला देखते हैं, बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश, ये आपका 100% करेक्ट है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं वर्ब्स जिसके साथ हम लोग बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते, मतलब केवल बाई हर जगह नहीं लगाते हैं, कुछ वर्ड्स हैं उसके साथ हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि नो दिया है, तो इसे हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। मिस्टर शर्मा नोज मी, मिस्टर शर्मा मुझे जानते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है मी है, तो मी सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो आई हो जाएगा, तो सब में आपको आई देखने को जरूर मिलेगा, तो आई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो एम मिलेगा, सब में एम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे सारे यहाँ तक तो हमारे ऑप्शन सब में सेम है। अब नो का थर्ड फॉर्म जो है वो नोन, तो बिल्कुल सब तक यहाँ सब में यहाँ तक नोन तक आपको क्लियर है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आके प्रीपोजिशन में चेंजिंग हुआ है, और अगर आप करेक्ट प्रीपोजिशन नहीं जानते हैं तो वहाँ पे आप गलत कर सकते हैं। तो फॉर मिस्टर शर्मा, तो यहाँ पे फॉर नहीं लगाते हैं, नो जब भी आता है तो नो के साथ हमेशा हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इसमें एक में बी वाले में विद दिया है, सी वाले में ऐड दिया है, और लास्ट वाले में डी में टू दिया है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला है वाई डज ही बीट हिज ब्रदर। अब यहाँ देखिए वाई से दिया है तो कोई इशू नहीं है, अगर हमारा वाई से देता है तो वहाँ पे वाई का वाई ही हमारा क्वेश्चन वर्ड में रहेगा, तो वाई का वाई ही हमारा सारे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, तो कोई इशू नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा हिज ब्रदर, और टेंस के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और हमारा सब्जेक्ट उधर हिज ब्रदर है, तो हमारा इज़ का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन पहला में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर वो नहीं होगा, पहला में हमारा ऑप्शन गलत है। वाई यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब इस सी और डी में से हमको सेलेक्ट करना होगा, तो वाई इज़ हिज ब्रदर बीट बाई हिम। अब चूंकि यहाँ पे तो सही है, लेकिन बीट का थर्ड फॉर्म नहीं दिया है, इस कारण से ये भी ऑप्शन गलत है। वाई इज़ हिज ब्रदर बीटन बाई हिम, ये पूरी तरीके से सही है, चूँकि इसमें थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब इसका भी प्रयोग किया हुआ है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। हु रोट दिस बुक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से है, जो कि हु से प्रयोग किया गया। एक सेंटेंस हमने पहले हु से देखा है कि हु वाला सेंटेंसेस को हम लोग बाई होम में यूज़ करके बना रहे थे, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं चारों ऑप्शन हम लोग कैसे है। तो बाई होम में है, फर्स्ट बिल्कुल बदला है, लेकिन यहाँ टेंस का ध्यान रखना है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और यहाँ पे इज एम आर लगा दिया है, तो इज एम आर का हम लोग प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए करते हैं, इसलिए इसका आंसर ये गलत होगा। दूसरा में बाई होम वाज दिस बुक रिटन, ये सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। बाई हु, तो बाई हु में हम लोग नहीं बदलते हैं, या ऐसे ही कट गया, हमारा डी ऑप्शन बचा। तो बाई होम वर दिस बुक, तो दिस बुक है तो वर नहीं लगा सकते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, जो बी हम लोग को दिखा था वही करेक्ट आंसर होगा। हिज हार्ड वर्क सेटिस्फाइड मी, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग वर्ब्स के साथ हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ करते। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आई वॉज सेटिस्फाइड फॉर हिज हार्ड वर्क। सेकेंड ऑप्शन है, आई वॉज सेटिस्फाइड बाई हिज हार्ड वर्क। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज हार्ड वर्क। आई वॉज सेटिस्फाइड एट हिज हार्ड वर्क। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखें तो आप बाई प्लस एजेंट के साथ जाएंगे, जो कि इसके साथ सेटिस्फाइड के साथ हम कभी बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। सेटिस्फाइड जब भी वर्ब आ जाएगा तो ध्यान रखेंगे कि उसके साथ हमेशा हम लोग विद का प्रयोग करेंगे, कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, जहाँ पे विद दिया है वो वाला हमारा सही आंसर होगा, इसलिए सी करेक्ट आंसर होगा। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, ये भी हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि अभी हमने प्रीवियस में देखा है। यहाँ पे भी सरप्राइज्ड के साथ हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए आई ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए सब में आई को सब्जेक्ट किया है, तो आई सब आपको देखने को मिल गया, मतलब मी ऑब्जेक्ट है तो आई सब में सब्जेक्ट होगा, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर
सब में आई से ही स्टार्ट किया हुआ है, तो आई वाज पास्ट इंडेफिनिट में है तो सब में वाज का ही प्रयोग किया है, तो यहाँ तक सब में सेम है। सरप्राइज थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया, तो यहाँ तक सारे ऑप्शन में आपको सेम देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी मैंने बताया कि जब वहाँ तक अगर आपको तीनों ऑप्शन में चारों ऑप्शन में सब सेम दिखे तो आगे हम लोगों का जो बाई प्लस एजेंट है उसमें ज़रूर कुछ चेंजिंग होगा। तो यहाँ सरप्राइज के साथ हम लोग कभी भी प्रयोग करते हैं तो ऐड का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स, अब ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसमें जो द प्लेट्स हैं वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं, सब में आपको ऑप्शन देखने को द प्लेट्स मिल रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में आपको आर दिया है, तीसरे वाले ऑप्शन में आपको इज दिया है और चौथे वाले ऑप्शन में हैड बीन दिया है, इसलिए हमारा ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो बच रहा है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देयर पे सेंटेंसेस देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी, तो ये भी ठीक उसी प्रकार से होगा। इसमें आशा करता हूँ कि आप गलत नहीं करेंगे। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में देयर इज़ नथिंग टू डू, तो देयर से जब भी कोई सेंटेंस होता है स्टार्ट होता है तो उससे इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1 के पहले जितना रहता है तो वो सेम का सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। यहाँ देयर है तो देयर के बाद हम लोग देयर इज़ नथिंग तक सब में सेम रहेगा। तो हम देखते हैं कि देयर इज़ नथिंग तक कहाँ तक किस सेंटेंसेज में दिया हुआ है। तो पहला में देयर वॉज दे दिया तो गलत हो गया। यहाँ दूसरा में देयर इज़ नथिंग सही है और 2 + V1 रहता है तो हम लोग टू बी लगाते हैं, तो टू बी लगाया है। और डन डू का थर्ड फॉर्म है तो डन, ये करेक्ट लग रहा है। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देयर इज़ नथिंग, सी वाला ऑप्शन है देयर इज़ नथिंग टू डू, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। और डी वाला भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि 2 + V1 में जब भी रहता है तो टू बी लगाते हैं, तो इसमें नहीं लगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा। आज हमने पैसिव के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कराया, और अगर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं कुछ और आपको सेंटेंसेज और उसके शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूर लेके आऊँगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको और किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी हेल्प हो जाए। कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने तक ही सीमित नहीं रखा जाता है, उसको औरों तक भी पहुंचा दिया जाता है। इसलिए आप कोई भी अच्छी चीज़ों को देखें तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा।